ये वुडलैंड वाले जो है ना जेब नहीं डालते हैं। बदमाश हो लोग बहुत। तो पैसे पैसा रखना तो किसमें रखेंगे यार। और वो शर्ट में जेब ही नहीं डाल रहे हैं यार, ये वुडलैंड वाले हैं। गलत है ये। देखो भाई क्वेश्चन, देखो ध्यान से। इस क्वेश्चन में आप ध्यान से देखिए, रूट ओवर 2⁻x-5⁻x है, क्वेश्चन आया हुआ है। शायद बहुत सारे IIT और मतलब 8-10 बार आया है क्वेश्चन। ठीक है, IITian देख, चल बना पे कैसे बनाना है दा है, ऐसे कर रहे है तू, ये एग्जाम में आ गया क्वेश्चन। देखो भाई, डोमेन के लिए खास बात क्या है, डोमेन के लिए खास बात क्या है। डोमेन मतलब पहला डब्बा, पहला डब्बा मतलब एक्स, समझ में आई बात। रेंज के लिए दूसरा डब्बा, दूसरा डब्बा मतलब वाई। रेंज में खास बात, एक्स के साथ उसका कनेक्शन होना चाहिए, इमेज होना चाहिए, है ना। कोडोमेन पूरा का पूरा, और रेंज उसमें से जो जिसका इमेजेस बनते होंगे उसका कनेक्शन। तो ये तो एकदम क्लियर है ना दिमाग में, डोमेन क्या है, रेंज क्या है, कोडोमेन क्या है, ये सबसे बनता है। अब बस, अब देखो ध्यान से, मैंने कहा था कि जो रूट के भीतर जो एलिमेंट है ना भाई, रूट के भीतर जो भी एलिमेंट होगा, जो भी ना, जो भी एलिमेंट होगा, जो भी होगा वह क्या होगा, पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव होना कहने से वैसे नहीं चलेगा, वह क्या होना चाहिए, वो जीरो। बात समझ में आया कि नहीं। ठीक है, मतलब ये वैल्यू कभी भी निगेटिव, क्योंकि हम पढ़ किस में रहे हैं, वास्तविक संख्या के विषय में पढ़ रहे हैं, उसी के अंडर में ही हम लोग मजीरा बजा रहे हैं। ठीक है, इमेजनरी पार्ट के बारे में हमने अभी नहीं जाना है, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा। और जैसे ही ये निगेटिव होता है तो आप देखते हो ये कॉम्प्लेक्स नंबर इसमें इन्वॉल्व हो जाता है, आयोटा सम्मिश्र संख्या इन्वॉल्व हो जाता है। इसलिए ये प्रगुण आया हुआ है, ये रूल आया हुआ है। ठीक, बात समझ में आया कि नहीं। लेकिन इसमें भी एक परिस्थिति है दोस्तों, यहाँ पे पहला पॉइंट क्या है, ये अंश में है समझो, रूट वाला। अगर यही दूसरा पॉइंट 1/√ओवर में आ जाए, अब यहाँ पे खेल चेंज हो जाएगा। कैसे खेल चेंज हो जाएगा, एक बटे, एक बटे, बटे मतलब अपॉन में कोई भी एलिमेंट जीरो, तब ये केवल क्या हो जाएगा, शून्य से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। बात समझ में आया कि नहीं। तो रूट को आपको देखना है, बटे में है तो ये कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट, और बटे में नहीं है तो ऊपर वाला कॉन्सेप्ट, मतलब वो जीरो भी हो सकता है। इसका मतलब समझ में आता है ना, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, इसका मतलब होता है x बड़ा होगा, या ना याद रखने, या मतलब दोनों में से कोई भी चीज सबके लिए वैलिड है ये, या शून्य के बराबर होगा। मतलब इन दोनों में से कोई भी कंडीशन को फुलफिल करे, मतलब ये रूल फॉलो हो रहा है। ठीक है, ये लाइन भी समझ में आ गया होना चाहिए आपको। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, थोड़ा ध्यान से देखना। इतने ये चीजें मिटा दो क्या, इसको मिटा दो, लिखिए। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन में खास बात, ये फंक्शन डिफाइंड कब होगा, जब इसका मान क्या हो, शून्य से बड़ा या बराबर हो। बात समझ में आया कि नहीं, अभी समझाया उसको क्यों करते हैं। फिर क्या होगा, 2⁻x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5⁻x। अब इसी पॉइंट पे हम क्या करेंगे, ऑप्शन लेकर के चेक करेंगे कौन सा सही है। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, x इक्वल टू 0 लेते हैं। क्या लेते हैं, 0, मतलब x की वैल्यू हम क्या लेते हैं, 0। इसमें 3-4 चीजें हैं, बराबर वाले को पहले शूट आउट करते हैं। तो x 0 ले सकते हैं कह रहा है ना।
जीरो लेते हैं तो क्या हो जाएगा, देखो तो 2 की घात 0 लेस देन आर इक्वल टू 5 की घात 0। इसका मतलब 2 की घात ये हो जाएगा 1 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1। ये संभव है, आर इक्वल टू वाला कंडीशन आ रहा है। इसका मतलब ये तय हुआ कि एफ की वैल्यू तो 0 होगा। इसका मतलब 2 ठो मजीरा यहाँ पे खत्म, सॉरी, है ना। 4-1 का खेल है, बात समझ में है कि नहीं? पूरा जो आप लोग यहाँ पे बैठे हो ना, केवल 4 में 1 ढूंढने की कहानी है, और 4 में 1 किसका सही है वही व्याख्या है। हाँ देवेंगे तो बस तो बंदे सब बढ़िया। चलो इधर देखो, तो ये इसका मतलब तय हुआ कि अब हमको डिसाइड करना है कि या तो 2 होगा या 4 होगा, है ना, या तो बड़ा होगा या छोटा होगा। तो एक काम करते हैं, x इक्वल 0 हो गया, x इक्वल टू मैं 1 ले लेता हूँ। 1 मतलब बड़ा ज्यादा, तो कितना होगा, 2 की घात 1 बड़ा है बराबर है 5 की घात 1 से। संभव ही नहीं है क्या संभव? अच्छा, 2 x की घात ऋण 1 लेते हैं, निगेटिव एलिमेंट लेते हैं, तो क्या होगा, 2 की घात ऋण 1 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 5 की घात ऋण 1। 1/2 बड़ा होगा बराबर से 1/5। बिल्कुल ये रिजल्ट समझ में आ रहा है कि हाफ जो है बड़ा होगा, निश्चित रूप से बड़ा होगा, किससे? 1/5। हाफ क्या होगा, 0.5 होता है, ठीक है। तो इसलिए ये क्या होगा, बड़ा होगा। मतलब ये कौन सा हुआ, ये कौन सा एलिमेंट हुआ, निगेटिव। क्या हुआ, और ये कौन सा एलिमेंट हुआ, 0। तो निगेटिव और 0, निगेटिव और एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू 0। आर इक्वल टू वाली बात करेक्ट है, और अब ये लेस देन वाली बात करेक्ट है, इसलिए इसका आंसर सेकंड होगा। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ना ये। वो लोगों को टाइमिंग का दिक्कत है क्या? क्या सुनंदनी, क्या नाम है, सुनंदनी ना? वो उसको वीडियो में जा रहा है। अच्छा, वीडियो में हो गया खुश। कभी भी देखो 24 घंटे में, क्या 24 घंटे साल भर देखो ऐसा है? अच्छा, रिकॉर्डिंग हो रहा है बेटा। हो गया। कल का क्लास करते हैं वो टीचर वाली सहायक शिक्षक वाली क्लास। अच्छा, इसी टाइम पे है क्या? तो डिस्कशन कर लेंगे। इसमें केवल डोमेन पूछा है, रेंज के लिए फिर और आगे बढ़ना पड़ेगा इसमें, है ना। रेंज के लिए आपको y वाला टर्म देखना पड़ेगा, ठीक है। रेंज के लिए देखना पड़ेगा इसमें ना, y की वैल्यू देखना पड़ता है। ठीक है, हो गया। चलिए एक क्वेश्चन लिखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2, इसकी क्या कहानी है, थोड़ा शॉर्टकट देखते हैं इसका। रेंज निकालने का शॉर्टकट देखेंगे, मतलब केवल रेंज निकालने का है ना ये। अगर क्वेश्चन एक्स स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर 2 है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2, अगर कोई फंक्शन ऐसा दिखाई दे तो उस कंडीशन पर आपको क्या करना है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। एक्स के गुणांक कौन सा, ये देखिए, एक्स गुणांक क्या है, 1। मतलब सीधा सीधा इसमें ऐसा अगर देखते हैं तो रेंज का शॉर्टकट ये है
रेंज का शॉर्टकट या प्लस होना चाहिए, याद रखिएगा ना, ऊपर नीचे, मतलब इस पैटर्न का क्वेश्चन आएगा, ऐसे ही दिखना चाहिए डिक्टो। नंबर चेंज हो सकते हैं, 5 7 2 4 20 25 जो भी है, ठीक है। तो इसका जो रेंज होगा वह क्या होगा, 1, इन दोनों का अपॉन, मतलब 5/2, सीधा सीधा, ठीक है। हाँ, ये 1 शामिल नहीं होगा, लेकिन ये शामिल होगा, 5/2, ठीक है। वैसे एक क्वेश्चन और लेते हैं, इसमें क्या हो जाएगा, fx = x² + 8 अपॉन में x² + 5। तो क्या दे रहा है, ये रेंज दे रहा है, क्या दे रहा है, 1 शामिल नहीं होगा, लेकिन 8/5 शामिल होगा, ठीक है। तो ऐसे ही जितने भी क्वेश्चन आप 3 4 क्वेश्चन बना लेंगे, उससे क्या होगा कि ये, अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है तो बड़ी आसानी से इसको आप सीधा 1 सेकंड में हल कर सकते हो। x² + 4, ये क्या देगा, रेंज, ये देगा 1 और ये होगा 9। देखो 1 शामिल होगा और 9/4, 1 शामिल नहीं होगा लेकिन 9/4 शामिल होगा। तो ये एक छोटा सा शॉर्टकट है रेंज निकालने का। अगर इस कैटेगरी के क्वेश्चन आते हैं तब ना, है ना, माइनस माइनस में लेके यूज नहीं होगा। ये हो गया। 9/4, 8/5, कहाँ पर, हाँ ये 9 है। क्या है ना, सब सही है, बोल अच्छा लेता हूँ। अगर इसमें कमांड आया तो फिर मैं ना कहानी बना दूं पूरा इंडिया में। अरे लिखावट मेरा कमजोर है यार, क्या बताऊं। वैसे भी गणित वालों का लिखावट उतना ठीक नहीं रहता है, कुछ भी है, जैसे डॉक्टर है। मतलब आप अपना पागल हो जाओगे, लिखा क्या है। और मजे की बात, डॉक्टर तो लिख दिए, अब दुकानदार के पास जाओ तो खट समझ जाता है ये लिखा है। मतलब कुछ तो बुरा भाग है बीच में, है ना, कुछ तो होगा कहानी, क्योंकि हमको समझ ही नहीं आ रहा क्या आर लिखा हो, चल ऐसे गोद दिया। अब वो आप उसके पास जाओगे ना, आर लिखा है, हाँ मतलब कुछ तो है इसमें, उन लोग सिर्फ डॉक्टर का नाम देखते हैं, हाँ, और क्या कीवर्ड नाम देखेंगे, हाँ मतलब वो डॉक्टर एक दवाई देगा, हाँ, हो सकता है ऐसे ही है। हो गया, चलिए नोट करिए नेक्स्ट। fx = x² + 2। अगला क्वेश्चन लिखेंगे, fx = x² + 2 का डोमेन और रेंज निकालिए। मिला दो क्या इसको, आज का क्वेश्चन नंबर 5। क्या कहा भाई, fx = x² + 2, है ना भाई। x² + 2 है, मतलब x की वैल्यू में कुछ भी रख सकता हूँ ना। डोमेन तो सीधा सीधा दिख रहा है, आर होगा, उसमें कोई दिमाग लगाने की आवश्यकता है ना। बटे में रहता तब कुछ माइनस करता, गुणा भाग करता, रूट में रहता तब कुछ कहानी बनाता, लेकिन सीधा सीधा दे रहा है, मतलब सीधा सीधा रखते जाओ, आंसर आते जाएगा, ये तय हुआ। ठीक, इसका मतलब ये आप यहाँ देख पा रहे हैं कि fx = क्या हुआ, x² + 2। इसमें एक रीजन आप ये देखिए कि कैलकुलेट जब आप करते हैं तो ये क्या होगा, y = x² + 2 होगा, है ना भाई। रेंज निकालना है, इसका रेंज कैसे निकालेंगे, क्या होगा, x² + 2 ही है ना, x² + 2, हाँ ठीक है। अब रेंज निकालने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। रेंज निकालने का मतलब आपको समझ में आ रहा है, रेंज निकालने का मतलब ये है कि वैल्यू हमको y की देखनी है, किसकी देखनी है, y की देखनी है, ठीक है भाई। तो इस y की वैल्यू देखनी है, तो एक काम करता हूं मैं, इसको लिख सकता हूं x² = y - 2, इसको इधर ट्रांसफर कर दिया मैंने, ठीक है। अब यहाँ कर ये सब करने के बाद एक चीज तो क्लियर हो गया है, एक चीज तो एकदम क्लियर हो गया है कि x के पावर में क्या है, इसका मतलब ये हमेशा बड़ा होगा, बराबर होगा 0। कहां से लाया मैंने, कॉन्सेप्ट से लाया। अब यही सीधा लिख देते तो फिर आप क्वेश्चन करेंगे, आता है ना मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन,
कि ये कैसे आया सर, तो ऐसा आया, तो सीधा सीधा रूल है। स्टेप कहाँ से आ गया? तो ये तो भाई एकदम सीधा सीधा नियम है ना कि पावर में अगर 2 है, इसका मतलब क्या होगा? वो पॉजिटिव होगा या तो जीरो होगा, निगेटिव तो होगा नहीं, ये तय है। ठीक, ये वैल्यू क्या है देखो ध्यान से, y माइनस टू इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू, देखो ना भाई, एक्स स्क्वायर कहो या y माइनस टू कहो, दोनों तो है ना एक बार बराबर है, इसका मतलब तो y माइनस टू इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो, मतलब y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू कितना हुआ? 2। अब संख्या रेखा की बात करें, ठीक है भाई, तो ये क्या हुआ? 2 हुआ, और y का मान बड़ा है मतलब इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, पॉजिटिव तरफ जाएगा, है ना भाई। अब ये कहाँ तक जा सकता है? ठीक है भाई, तो इसका रेंज क्या हो जाएगा? इसका कहने का मतलब ये हो रहा है कि 2 शामिल है, अनंत शामिल नहीं है। तो इसका रेंज क्या होगा? और ये किसके बारे में बात हो रही है? y के बारे में। y क्या होता है? रेंज होता है, जो इस कंडीशन से निकाल रहे, मतलब इमेजेस निकाल रहे हैं, तो इतने में इसका इमेज होगा, ठीक है। तो रेंज इसका क्या हो जाएगा? 2 और इंफिनिटी। गिलाई समझ में आया कि नहीं? नोट करो। तो क्वेश्चन में तो जब है फंक्शन डिफाइंड है कि हाँ, R टू R डिफाइंड है। नहीं, अरे वो है ही इंडस्ट्रियल, अगर दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है तो भी, है ना। और स्पेशल केस में एंड टू एंड रहता है, तो उसको बताता है कि नेचुरल नंबर में। जैसे हम लोग रेंज अभी जैसे बुढ़ापे प्लस दिए थे, हाँ। प्लस बोल दिए, R प्लस होगा, हाँ, तो उसमें तो फिर गड़बड़ हो जाएगा क्योंकि 1 तो नहीं आ रहा है। हाँ बिल्कुल गड़बड़ होगा ही। हमेशा क्लोज ब्रैकेट और ओपन ब्रैकेट में निकालना ही है, मतलब आपको रेंज के लिए हमेशा y को चेक करना है कि y कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। उसके लिए तरीका मैं बता दिया अभी, ऐसे बहुत सारे तरीके हैं, है ना, y की वैल्यू चेंज करने का। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन जल्दी से बता दो, इसका आंसर क्या होगा? आज का क्वेश्चन नंबर समझ में आया भाई सबको? मतलब कम से कम जो बता रहा हूँ वो तो समझ के जाओ अच्छे से, ठीक है। हाँ, चलो आज का क्वेश्चन नंबर 6, आज का क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन है f(x) इज इक्वल टू माइनस मॉड ऑफ x, माइनस मॉड ऑफ x, माइनस मॉड ऑफ x। कैसे होगा इसका आंसर? देखो ध्यान से, कहना क्या चाह रहा है, देखो ये रहता है तो क्या होता था? पॉजिटिव, डोमेन R और रेंज R प्लस, ये जो कहते हैं ना, ग्राफ भी बनाया हूँ, मत बोलना ऐसा नहीं बनाया था। डोमेन और रेंज आपको मालूम है किसका? मॉड ऑफ x। अब माइनस आ गया, क्या आ गया? माइनस। इसका मतलब क्या हुआ? ध्यान से देखना, यहाँ पे पूरा R उड़े सकते हैं हम लोग, लेकिन यहाँ पर अगर ये माइनस रहता था तो पॉजिटिव एलिमेंट आते थे। पॉजिटिव ऐसा उल्टा जाए क्या? नहीं, इसके हिसाब से नीचे चल देते हैं, ठीक है। पॉजिटिव आता था जब मॉड ऑफ x होता। अब अपोजिट कर दो, अपोजिट कर दो, क्या कर दो? माइनस कर दो, तब ये क्या हो जाएगा? गायब हो जाएगा, और ये कहाँ चला जाएगा? ठीक है। इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसको आप R माइनस लिख दो। क्या लिख दो? रेंज जो है R माइनस, या माइनस अनंत से जीरो शामिल नहीं होगा, ओपन ब्रैकेट है। तो दो तरीके से, मतलब मैं ग्राफ से समझाने में संतुष्ट हुआ, आप संतुष्ट हुए कि नहीं? ग्राफ से मैं एक ग्राफ बता दिया था उसका, एक है ना, ये समझ में आया कि ये हमेशा क्या देता है? पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव देता है, लेकिन सामने में निगेटिव आ गया तो क्या देगा? पूरा निगेटिव दे देगा। निगेटिव मतलब निगेटिव रियल नंबर्स का कलेक्शन क्या हो जाएगा? उसका रेंज हो जाएगा, और R क्या होगा? उसका डोमेन हो जाएगा। बात समझ में आ नहीं आ रहा है? क्लियर हो रहा है ना? ये सब फंक्शन को याद दिलाना मुझे, जब मैं वो पढ़ाऊंगा ना अभी 1 1 ऑन 2, ये सब बहुत काम की चीज है, ठीक है, बहुत काम का चीज है। मतलब उसमें आपको क्लियर होगा कि 1 1 क्या होता है, ऑन 2 क्या होता है, हाँ, इनटू क्या होता है, ठीक है। तो इसमें रेंज क्या हुआ समझ में आया? R माइनस, और R प्लस क्या हुआ? सॉरी, टोटल R क्या हुआ?
डोमेन हुआ और r माइनस क्या हुआ, रेंज। उसमें r प्लस रेंज हुआ करता। ठीक है, तो कुछ ज्यादा खास है नहीं इसमें, लेकिन मैं आपको बता दिया। क्वेश्चन समझ में आया? चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करेंगे। एफ एक्स इज इक्वल टू 1/, आज का क्वेश्चन नंबर 7, 1/, ये बता दिया था क्या, 3 + 3 cos, साइन को बता दो, 3 + 3 cos 5x। ठीक है, इसका आपको क्या निकालना है, रेंज निकालना है। इसका रेंज निकालना है। क्या निकालना है, रेंज निकालना है। कैसे करेंगे भाई, याद रखिएगा अपॉन में है, मतलब थोड़ा सा अलग टाइप का कहानी बनाना पड़ेगा। सिंपल रहता बटे तो कल मैं बता चुका था, कल शायद बटे वाला एक ही क्वेश्चन बताया था क्या, हाँ इसलिए लिया है इसको। तो अपॉन वाले में जब भी आए तो थोड़ा सा ध्यान देना, इसमें ना एक चीज याद रखना, ये जो कॉस है ना वो हमेशा इसका रेंज क्या होता है, -1 लेस आर इक्वल टू cos 5x लेस आर इक्वल टू 1 होता है। रेंज इसका हमेशा ये होगा। क्यों होगा, त्रिकोणमिति बहुत अच्छे से बताया तुमने। अब ये देखिए यहां पर 3 भी है तो हम 3 का गुणा करते हैं तो कितना होगा, 3 cos 5x लेस आर इक्वल टू 3। 3 को जोड़ते हैं तो क्या होगा, 3 + 3 लेस आर इक्वल टू 3 + 3 cos 5x लेस आर इक्वल टू 3 + 3। इसका मतलब 0 लेस आर इक्वल टू 3 + 3 cos 5x लेस आर इक्वल टू 6। ये बात तो समझ में आ गया होगा आपको, ठीक। बट ध्यान रखना भैया 0/1 है और ये 6/1 है। अब हमको ये y एक्चुअल में है नहीं, ये 1/y है ना। तो इसको y बनाने के लिए क्या करता हूं मैं, इसको पलट देता हूं तो ये हो जाएगा 1/0 और ये होगा 1/3 + 3 cos 5x और ये क्या हो जाएगा 1/6। अब जैसे ही आप अपॉन को चेंज करते हैं तो लेस देन ग्रेटर देन का साइन भी चेंज आता है, होगा ना चेंज। अभी ऐसा है तो क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। क्यों होता है समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, वो टोपी वाले भैया पूछते रहते कैसे हो गए, गायब हो गया। चलो ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा अनंत और ये क्या होगा, इच्छुक में अब y लिख देता हूँ, समझ में आया कि नहीं। और ग्रेटर देन इक्वल क्या होगा 1/, इसको ऐसा लिखने का तरीका देखो, 1/6 लेस आर इक्वल टू y लेस आर इक्वल टू ∞। y कहाँ लाई कर रहा है ये, ठीक है भाई। इसमें इक्वल टू अनंत तो होगा नहीं, ठीक है। इसमें सीधा सीधा हम क्या लिखेंगे, 1/6 शामिल है, अनंत कभी भी शामिल नहीं होता, ठीक है। तो उसको हम ऐसा लिखेंगे, याद रखिएगा, अंडरस्टूड है नहीं, हमेशा अनंत को शामिल मत कर देना, ठीक है। लेकिन यहाँ बराबर साइन है तो उसको आप शामिल कर देंगे, ऐसा वाला कहानी मत बना, अनंत कभी शामिल होगा ही, ठीक। ज्यादा अच्छा है इसको ना लिखूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन छापो जल्दी। हो गया, नेक्स्ट लिखिएगा 1 - mod ऑफ x - 1। लिखिए लिखिए 1 - mod ऑफ x - 1, 1 - mod ऑफ x - 1। इसका डोमेन और रेंज क्या होगा, अब थोड़ा दिमाग लगाओ कैसे बनाएंगे। डोमेन सीधा r दिख रहा है ना, बता दो क्या, ये बता दो डोमेन क्या है भाई, r, कुछ भी रख सकते हो। रेंज के लिए खेल देखते हैं, रेंज के लिए किसी एक चीज को पकड़ना पड़ेगा। इसमें क्या आप खास बात जान रहे हो कि x - 1 हमेशा बड़ा होगा,
नहीं दिख रहा है। मतलब आप देखो इसकी क्वालिटी को मैंने क्या किया, इसका इस क्वेश्चन बनाने के लिए मैंने इसको सहारा लिया। मॉड की क्वालिटी क्या होती है भाई? मॉड में अंदर में कुछ भी रहे, निगेटिव पॉजिटिव कुछ भी रहे, उससे मतलब नहीं है। उसकी क्वालिटी क्या है? अब समझ में आया कि इससे पहले मैं आपको डिफिनेशन बताया था वो कैसे सहयोग कर रहा है आपको क्वेश्चन बनाने में। ठीक है, तो जो कॉन्सेप्ट रहता है वही एक्चुअल में क्या होता है, क्वेश्चन बनाने में सहयोग करता है। इसलिए कॉन्सेप्ट के बिना अगर कोई क्वेश्चन बनाए तो रटना हो गया। ठीक है, वो कभी भी धोखा खा सकते हैं। होगा क्लास में कहाँ पर एग्जाम वाला तो छाप निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ देखो इसकी क्वालिटी मैंने निकाल लिया। क्वालिटी क्या होती है? मॉड की क्वालिटी, मॉड ऑफ x माइनस 1 हमेशा क्या होगा, 0 हो सकता है और 0 से ज्यादा होगा, ये तय हुआ। अब ये देखो माइनस है ना, ये मैं माइनस से जैसे ही मल्टीप्लाई करूंगा तो ये चिन्ह जो होता है ना चेंज हो जाता है। क्यों होता है मालूम है आपको? भाई ठीक है, मैं समझो दो बड़ा है किससे, या दो माइनस 2 छोटा है 5 से। माइनस 2 क्या है? छोटा है 5, सही है ना? दोनों को ऋण का गुणा करोगे तो ये ऋण 2 हो जाएगा और ऋण 5 हो जाएगा, तो ये क्या होगा 2 और ये ऋण 5 होगा। तो ऐसा ऐसी लिखे रहोगे तो सही है क्या? ये मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा, है ना? बस वही काम किया। में तो माइनस होगा ना, तभी पढ़ा होगा। कौन सा? हाँ हाँ हाँ, अरे ऋण का गुणा किया तो इसमें होगा ना। नहीं, एक मिनट अब इसमें ऋण का गुणा किया सब में। हाँ तो होगा ना भाई, मैंने माइनस को मल्टीप्लाई किया ना सब में। हाँ, फिर क्या हो जाएगा, 1 करेंगे तो लेस देन इक्वल 1 माइनस ये हो जाएगा -1, और क्या हो जाएगा ये ग्रेटर देन, है ना? और सब में क्या जोड़ा हूँ मैं? 1 जोड़ा हूँ, इधर भी 1 जोड़ना पड़ेगा। लेकिन अनंत में समुद्र में लोटा पानी डाल दो तो क्या हो जाएगा? समुद्र ही कहलाएगा। ठीक है, कुछ जोड़ा घटाओ से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप देखो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, y हो गया। मतलब माइनस इंफिनिटी लेस देन y लेस देन आर इक्वल टू 1। y की वैल्यू माइनस अनंत से चालू होकर कहाँ तक जाएगी? 1 तक। इसका मतलब इसका रिजल्ट क्या मिलेगा? ऐसा मिलेगा। समझ में आया? इसकी वैल्यू क्या होगी, रेंज क्या होगी? माइनस अनंत से 1 तक। ठीक है, ये 1 ग्रेटर देन इक्वल टू है ना, याद रखना। इक्वल टू है मतलब शामिल करना पड़ेगा, इक्वल टू नहीं रहता शामिल नहीं करना पड़ता। खासकर ये जो ब्रैकेट है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रैकेट के संबंध में ओपन क्लोज इंटरवल सब समझा चुका हूँ मैं। ऐसा कोई चीज नहीं है इसमें जो यूज हुआ है उसको नहीं समझाया, सारा चीज समझा दिया। ठीक है, बाकी कोचिंग क्लास में हो क्या रहा है पता है? भाई कोचिंग क्लास में केवल क्वेश्चन बताया जा रहा है, हाँ बन गया जाओ जाओ हो गया, है ना? अपने ये कोचिंग क्लास है इसमें कॉन्सेप्ट पहले बताया जाता है ना? यहाँ से कुछ लोग गए हैं हमारे अपनी जगह गए हैं, 4-5 लोग जो है। ठीक है, दिखाने का सुनी दिक्कत हो जाते हैं। मिला दीजिए इसको, मिला दूं? देखो भाई मेरा उद्देश्य, मैं अपने आप को बहुत बड़ा गठन नहीं करता, लेकिन ये है कि मैं ये दावा करता हूँ कि आपके कॉन्सेप्ट को तगड़ा कर दूंगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट को मतलब ये है कि कोई भी क्वेश्चन को समझने लायक मैं आपको बना दूँ, है ना? ये गारंटी देता हूँ। नेक्स्ट, तो मार्केट में बहुत सारे मैथ बाब आए हुए हैं, तो थोड़ा बच के रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, y is equal to mod of x minus 4 upon x minus 4। आज है क्वेश्चन नंबर 9। टाइम बताना थोड़ा सा भाई। mod of x minus 4 upon x minus 4, सिंपल। ठीक है, इसका डोमेन और रेंज क्या होगा इसके बारे में चर्चा करते हैं। डोमेन क्या होगा और रेंज क्या होगा? डोमेन क्या होगा और रेंज क्या होगा? डोमेन तो बोलो भाई जल्दी। गलत, और बोलो। जीरो शामिल नहीं होगा, आर माइनस 0।
ठीक है, देखो भाई कहानी यही है कि मशीन वाला जो काम है ना, बार बार मैं एग्जांपल देता हूँ, मतलब वो 1 किलो का पत्थर ढूंढो, अब इसमें बटे आया मतलब पत्थर ढूंढने वाला कार्यक्रम चालू कर दो। ठीक है, मतलब बटे आया, इसका मतलब आपको 1 किलो का पत्थर कुछ नुकसान करने वाला है, उसको ढूंढ लो, उसको निकाल के फेंक दो। भाई 4 रखोगे, 4 में 4 क्या होगा, 0 हो जाएगा, और 0 होगा मतलब फंक्शन क्या होगा, खड़खड़ खड़खड़ करेगा। तो इसलिए क्या करो, ये तो पूरा का पूरा R से R में डिफाइंड है, मतलब R माइनस क्या करोगे आप, है ना। अब देखो भाई ये ऐसा सर्कल ब्रैकेट लिखा हूं, मतलब वो, ठीक है भाई, एलिमेंट की बात हो रही है, वो समुच्चय वाली बात हो रही है, एकदम से ऐसे सिंपल 4 मत लिख देना, बात समझ में। और अगर सर्कल ब्रैकेट है, साइड में डॉट करके लिखा रहेगा कि ये कौन सा है, सेक्शन पार्ट फंक्शन है, आंशिक भाग फलन है। ठीक है, स्पेशल लिखेगा, आपको याद रखिएगा, और नहीं लिखा है मतलब समझ जाना कि वो समुच्चय वाली बात हो रही है। ठीक है, क्योंकि इसमें और भी एलिमेंट हो सकते थे ना यार। नीचे मान लो वर्ग समीकरण, चलो बताओ, वर्ग समीकरण आ गया नीचे में, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, नीचे का मान ना, नीचे की बात करो मैं, क्या आ गया, वर्ग समीकरण। तो वर्ग समीकरण मतलब 2 मान आएंगे ना, चाहे 1 आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, तो आपको ऐसा लिखना पड़ेगा ना, 4 5, है ना, कॉमा करके। ठीक है, इसलिए इसको सेट के फॉर्म में लिखा जाता है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है ना, तो R-4 इसका क्या हुआ, डोमेन, किसी को डाउट है क्या इसमें, देख लो भाई, बता दो। ठीक है, ओके, ये हो गया आपका डोमेन। डोमेन तो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, लेकिन रेंज के लिए थोड़ा सा हमको इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा। कैसे दिमाग लगाना पड़ेगा, x-4 ये डिसाइड करेगा भाई। ठीक है भाई, ये डिसाइड करेगा कि x-4 जो है ना, ठीक है, इसका ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होता है, तब ये जो वैल्यू होगी x-4 सीधा सीधा x-4 देगा, मतलब fx जो हो जाएगा x-4 अपॉन x-4 कट के क्या हो जाएगा, 1। केस 1। केस 2, x-4 इज लेस देन 0। लेस देन 0 मतलब मॉड ऑफ x-4 की वैल्यू हमेशा निगेटिव होगी। ठीक है, इसका मतलब fx की वैल्यू क्या होगी, -x-4 अपॉन x-4, ये कटेगा और क्या होगा, -1। तो इस प्रकार से 1 है और ये क्या है, -1 है। इसका मतलब ये fx कहां कहां लाई कर रहा है, ये लाई कर रहा है -1 से 1 तक। नहीं है समझ में, चलो एक बार और देखते हैं। मॉड का डेफिनेशन बताओ भाई, क्या होता है। ये +x होगा व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, -x होगा इन लेस देन 0। यही तो यूज किया हूं मैं, यही तो यूज किया हूं। तो मैंने एक बार प्लस लिया है ना, देखो ध्यान से, क्या लिया मैंने, तो भाई ये प्लस आया ना, देखो तुम भाई अंदर में क्या है, इससे मत देखो आप, वो क्वालिटी क्या है ये देखो आप, मॉड की क्वालिटी क्या है। जो भी रहेगा अंदर का एलिमेंट क्या होगा, पॉजिटिव है तो आपका ये पॉजिटिव मिलेगा, अंदर की वैल्यू निगेटिव है तो आपके लिए निगेटिव कॉन्सेप्ट लेना पड़ेगा, क्योंकि ये तो निगेटिव माने हो ना आप, देखो ना, माने हो ना, x-4 इज लेस देन 0, x-4 का मान 0 से कम है, क्या बोला है, 0 से कम, कौन, ये पूरा का पूरा। अब 0 से कम मतलब ऑलरेडी निगेटिव हो गया, तो सामने में ऋण रखना पड़ेगा, उसको पॉजिटिव करेंगे, क्योंकि मॉड की क्वालिटी ही है कि वो पॉजिटिव देता है। नहीं आया क्या समझ में, लेकिन वो तो मॉड होना चाहिए ना, मॉड ऑफ x-4 इज ग्रेटर देन r। देवी जी एग्जाम, इसको देखो आप, डेफिनेशन को देखो क्या कहता है, मॉड ऑफ एक्स का मान x होगा, कब होगा, जब x की वैल्यू 0 से बड़ा या बराबर हो। तो मैंने क्या किया, ये वाला कंडीशन को ध्यान से देखो, ये कंडीशन जो है ना, ये है, ये वाला चेक करो, यहाँ x का रोल प्ले x-4 कर रहा है, बस इतना ही अंतर है, x का रोल प्ले x-4 कर रहा है, इस हिसाब से सोचो समझ में आएगा ये।
केवल डोमेन रेंज का एक लास्ट क्वेश्चन। हाँ बोलो भाई, कैसे आए? -1 नहीं लिख सकते। देखो क्या है, लिखने का भी एक तरीका होता है, याद रखना। शुरू संख्या रेखा में देखना, ये होता है 0 और एरो का इधर जो होता है ना वो होता है पॉजिटिव, और इधर जो होता है ना वो निगेटिव है। तो शुरुआत अगर निगेटिव एलिमेंट से है तो निगेटिव से लेकर 0 पॉजिटिव तरफ जाना है। अब आप इसको कह रहे हो ऐसा लिखो सर, संभव नहीं है ना, यहां से आपको जाना है, ठीक है, निगेटिव तरफ से बढ़ना है पॉजिटिव की तरफ। जब भी आप ये लिखोगे ना तो आप कभी भी ऐसा आप नहीं मिलेगा आपको अनंत और माइनस अनंत, कभी भी नहीं मिलेगा। मिलेगा निगेटिव से लेकर पॉजिटिव की तरफ जाने के लिए, तो है ना, माइनस से प्लस की तरफ। ये संख्या रेखा याद रखना, यहाँ पे -1 आया है तो 1 भी आया है, तो -1 से हमको 1 की तरफ जाना है। तो ये संख्या रेखा के हिसाब से काम होगा यहाँ, ठीक है। एक क्वेश्चन आज का, ये लास्ट क्वेश्चन है। टाइम क्या होगा भाई? 9:05। बता दोगे क्वेश्चन नंबर कितना है? आज का लास्ट क्वेश्चन, मतलब इस पैटर्न का लास्ट क्वेश्चन है। उसके बाद मैं पढ़ाऊंगा आपको 1 on 2, है ना। देखिए आज का क्वेश्चन नंबर 10 लिखेगा, fx इज इक्वल टू दिया हुआ है, इसमें x कॉमा एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर टाइप के एलिमेंट रहेंगे। 1 प्लस एक्स स्क्वायर टाइप के एलिमेंट रहेंगे, ठीक है। जहां x किसके एलिमेंट है? x बिलोंग टू r, x बिलोंग टू r। और ये जो फलन है कहां से कहां परिभाषित है? r से r में। यहाँ r रिलेशन नहीं याद रखिएगा, r रियल नंबर है। तो f का रेंज ज्ञात करो, कहता है f का रेंज ज्ञात करो, f का रेंज ज्ञात करो। अच्छा, आगे बढ़े। इसका डोमेन में कोई खास बात तो है नहीं। डोमेन में देखो एक्स स्क्वायर है ना, ठीक है। अगर ये नहीं रहता, मैसेज आया कि क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। अच्छा ओके ओके ओके, यहाँ से देखो दिखेगा क्या? अरे बाप, नहीं लेकिन अपने को थोड़ा सा इसमें अपडेट होना पड़ेगा यार, क्योंकि सामने वाला कब तक खेलेगा। ठीक है, हाँ क्या बोल रहा था ये, यहाँ पे ध्यान देना, डोमेन इसका सीधा सीधा आर होगा। ये क्यों होगा थोड़ा बताता हूँ मैं, क्योंकि इसमें एक्चुअली ध्यान देना भाई, ये पहला वाला और दूसरा वाले की बात हम कर रहे हैं। तो पहला वाला देखो आर मतलब डोमेन की बात हो रही है, पहला एलिमेंट किसकी बात कर रहा है? डोमेन की बात कर रहा है। दूसरा वाला एलिमेंट क्या हो रहा है? रेंज की बात कर रहा है। बात समझ में नहीं आ रहा? तो y इज इक्वल टू यहाँ पर क्या है? एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, या यू कहे एफ एक्स बराबर ना, एफ एक्स बराबर क्या हुआ? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मतलब ऐसा ना लिख करके इस क्वेश्चन को केवल ऐसा भी वो बता सकता था, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इफ सच दैट r टेंड्स टू r। वो घुमा के लिख दिया, कुछ नहीं, ठीक है। मतलब क्वेश्चन लिखने का तरीका ऐसा हो सकता है, या तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब उसने थोड़ा घुमाया है आपको, चलो भाई ऐसा करो भाई, लेकिन मेन जो है रीजन आपका ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। पहला वाला एलिमेंट क्या होता है? ए का एलिमेंट होता है, डोमेन का होता है। दूसरा एलिमेंट क्या होता है? रेंज का होता है, एक्स कॉमा वाई। समझ में आ रहा है ना? तो ये देखो ना, ये बता दे रहा है एफ सच दैट r टेंड्स टू r। तो y की वैल्यू क्या होगी? ये फंक्शन होगी एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको, क्वेश्चन अब आपको समझ में आ गया होगा। जब क्वेश्चन समझ में आ जाता है तो डोमेन में कोई दिक्कत नहीं है। डोमेन देखो ध्यान से, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर,
मतलब x की वैल्यू हम कुछ भी रख सकते हैं। यहाँ f(x) में x से ज्यादा कुछ भी रख सकते हैं, पॉजिटिव निगेटिव जो रखना रखो, मतलब डोमेन इसका R हो गया। लेकिन यही ऐसा हो जाए वर्ग ना हो तो हम इसमें x की वैल्यू -1 पुट नहीं कर पाएंगे, तो -1 1 किलो का पत्थर साबित होगा, तो उसको -1 को उसमें गायब कर देंगे, जो अभी मैं बता चुका हूं। इसको मैं एक्स स्क्वायर की बात करता हूँ। तो आप देखो y इज इक्वल टू क्या हुआ, x² अपॉन 1 प्लस x², है ना भाई। अब इस सारी चीजों को आप छोड़ दीजिए, y की वैल्यू क्या है, x² अपॉन 1 प्लस x²। रेंज के लिए हमेशा हम किसको देखते हैं, y की वैल्यू कहाँ लाई कर रहा है ये हम देखते हैं, वही है ना कहानी। तो क्या हो जाएगा, y 1 प्लस x² इज इक्वल टू क्या होगा, x², y प्लस y(x²) इज इक्वल टू x²। तो y इज इक्वल टू क्या होगा, x² y माइनस 1, मतलब x² क्या हो जाएगा, y अपॉन y माइनस 1। x² का मान क्या होगा, y अपॉन y माइनस 1। देखो अब यहीं से आपको वही चीज पकड़ना है जो मैं बात कर रहा हूँ। x² का मतलब क्या होता है, x² बड़ा होगा बराबर होगा 0 से, ये x² होगा ना। x का पावर 2 है, मतलब वो क्या देगा हमेशा, एक चीज तो आप स्टैंडर्ड मान के चलो, x में पावर 2 है, ये हमेशा बड़ा होगा या तो बराबर होगा किससे, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहां पर आप देखो x² बड़ा होगा बराबर होगा 0 से, इसका मतलब y अपॉन y माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, 0। ठीक है ना, इसका मतलब क्या होगा, y इज ग्रेटर देन 0, y का मान बड़ा होगा बराबर होगा 0 से। ठीक है, अब आपका आंसर आ रहा होगा 0 से अनंत, आ रहा है ना आंसर, इस हिसाब से 0 से अनंत होगा ना, 0 शामिल है अनंत तक। लेकिन 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 ठीक है भाई, 1 जैसी पुट करते हो तो 1/0, 1/0 मतलब रेंज गड़बड़ हो जा रहा है। तो 1 हम इसका जो रेंज होगा ना वो 0 से अनंत नहीं होकर क्या होगा, 1 होगा, और इसमें 0 शामिल होगा और 1 शामिल नहीं होगा, क्योंकि 1 जैसे शामिल करते हो तो फंक्शन क्या हो रहा है, गड़बड़ कर रहा है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक जैसी रखो आप यहाँ पे, एक ऋण एक बटे में है, 0 करेगा, 0 मतलब अनडिफाइंड, अनडिफाइंड तो क्या करना है, एक को शामिल नहीं करना है, मतलब एक तक ही हम बढ़ रहे हैं, एक के पहले तक बढ़ रहे हैं, समझो एक भी नहीं जा पा रहे हैं, इसलिए मैंने एक को शामिल नहीं किया है, 0 को शामिल किया है, क्यों, y का मान 0 से बड़ा या बराबर है, और 0 से बड़ा या बराबर, बराबर में शामिल किया। अब बड़ा में मैंने देखा कहां तक, मैं तो अनंत तक सोचा, लेकिन क्या हुआ कि एक कंडीशन आ गया y-1, मतलब वैल्यू जो है 1 रखने पर वो फंक्शन क्या कर रहा है, खड़ कर दे रहा है। तो क्या करते, जैसे उसमें माइनस करते थे, इसमें भी मुझे कुछ माइनस करना पड़ेगा। तो माइनस करने का मतलब क्या हुआ कि इस 1 को कम से कम मुझे गायब करना है, क्योंकि एक सीरीज में आ गया है ये, इस हिसाब से तो अनंत तक आ रहा है, लेकिन अनंत तक के बीच का ब्रेक मुझे करना होगा 1 के पहले तक का, क्योंकि 1 जो होता है वो उसको क्या करता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। तो 1 के पहले क्या होगा, 0 से लेकर के, तो इस प्रकार से इसका जो क्या बोलते हैं इसको, इसका जो रेंज होगा वो क्या होगा, 0 और 1 शामिल नहीं है, याद रखिएगा ना, 1 शामिल नहीं है। तो इस प्रकार से डोमेन और रेंज, हाँ पर 1 से आगे तो ले सकते हैं ना, क्यों ले सकते हैं, तो ले सकते हैं ना। देखो देखो इसमें सर फंक्शन को एक्सेस पर गलत लिखा है, इसलिए वो समझ नहीं आ रहा, 1 माइनस y 1 माइनस y होगा, 1 y माइनस 1 नहीं, कहाँ पर, ऊपर देखो ना, वही जस्ट के बाद नीचे, हाँ तो 1 माइनस y लेके जाएंगे ना तो 1 माइनस y क्यों करता है, y माइनस, एक मिनट, हाँ वो अलग अलग, ये क्या हो जाएगा, y माइनस 1 माइनस 1, अच्छा हाँ ठीक है, तो 1 लिख एक मिनट और कुछ है, ठीक। अब x², अब इसको देखो ना, दोनों पे कंपेयर करो ना, x² है और y/1 माइनस y है, मतलब x² का मान कभी भी निगेटिव आएगा क्या, ठीक है, हाँ वो गलती हो गया, चलो सॉरी शक्तिमान, इधर 1 इसमें 0 चला जाएगा। तो ये अच्छा क्वेश्चन था। चलिए मैंने आज 10 क्वेश्चन आपके डोमेन से बताए हैं, कुछ क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, घर में बनाइएगा। इसको नोट करोगे, जल्दी नोट करो। कितना बज गया भाई, अच्छा 10 मिनट खा गया ये।
चलिए नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिए, जिसको आप लोग घर में बनाएंगे। लिखिए पहला होमवर्क वाला क्वेश्चन, एफ एक्स इज इक्वल टू रूट ओवर एक्स माइनस वन। पहला क्वेश्चन, एफ एक्स बराबर रूट ओवर एक्स माइनस वन। दूसरा, हाँ इसका सब बराबर है। दूसरा लिखेंगे एफ एक्स बराबर रूट ओवर 9 माइनस एक्स स्क्वायर, 9 माइनस एक्स स्क्वायर। इन सबका भी डोमेन रेंज याद करना है आपको। कितने क्वेश्चन हो गए? 2 क्वेश्चन हो गए। चलो इतने ही क्वेश्चन बना लेना, और भी देखते हैं आप, है ना। लिखो एक क्वेश्चन लिखो, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस वन, मॉड ऑफ एक्स माइनस वन, है ना। इसका डोमेन निकालिए, मॉड ऑफ एक्स माइनस वन। ठीक है भाई। अब चलिए नए सफर की शुरुआत करते हैं। थोड़ा सा दिमाग आपका खुलेगा इस कॉन्सेप्ट के बाद। वो क्या है थोड़ा ध्यान से देखना। तो देखो तो कहाँ तक आ रहा है यार, एक बार क्लियर हो जाए। ये देख यहाँ तक ऐसा, और लिखिए ये आपकी हाइट के अकॉर्डिंग आए यहाँ तक। बस अबे तो पढ़ाऊंगा किसमें? सेट कर यहाँ, अब तू सेट कर यहाँ तक। ठीक है, अब कैसे करना है क्या करना देखो। सेट तो यहाँ तक करना पड़ेगा तुम्हें। ये तो कर दिया ये वो भी आ जाएगा, तो बैक के ऊपर है ठीक ओके। चलिए भाई, अब हम लोग बात कर रहे हैं 1 1 ऑन टू और इनटू। किसकी बात कर रहा हूँ? 1 1 ऑन टू और इनटू। हिंदी में एक है कि आच्छादक अंतरक्षेपी। ठीक है भाई, ज्यादा अच्छा हो इंग्लिश में याद रखो, है ना। वो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा है? अरे आजू बाजू सब लिखा रहता है ना। हाँ, हिंदी और अंग्रेजी दोनों लिखा रहता है। इंग्लिश वाले को पढ़ लेना उसमें। ठीक है, ज्यादा कुछ दिक्कत नहीं। 1 1 एक है कि नाम ही एक एक, समझ में आ रहा ना। ठीक है, और क्या बोलते हैं? ऑन टू, आच्छादक। ऑन टू, ऑन मतलब पर, ठीक है ना भाई। आच्छादक, ओवरलैपिंग, ऐसा याद रखो, ओवरलैप कर देना। ठीक, इनटू, इनटू मतलब अंतरक्षेपी। ठीक है, तो ऐसा याद रखना। अब बोलोगे सर ये सब ऐसा फिर क्यों हुआ? अब फिर आते हैं रिलेशन में। इसमें आते हैं रिलेशन में। आपको याद होगा, आपको याद होगा कि ये ए होता था, ये बी होता था। इसमें हम लोग एक रिलेशन डेवलप करते थे। रिलेशन का ही एक टुकड़ा जो है वो फंक्शन बना। उसमें एक खास कैटेगरी डिवाइड कर दिया गया, एक खास कैटेगरी। रिलेशन को हमने क्या किया, उसका एक छोटा सा पार्ट लिया कि ए वाले जितने भी एलिमेंट रहेंगे उन सब एलिमेंट का क्या होना चाहिए? यूनिक एलिमेंट हमको वाई में मिलना चाहिए। यही तो हुआ ना। मतलब यहाँ पे ऐसा कोई भी एलिमेंट ना बचे, सभी के सभी एलिमेंट का क्या होना चाहिए? अद्वितीय अवयव होना चाहिए। फलन की परिभाषा यही है। फलन क्या है? ए और बी दो अरिक्त समुच्चय है, तब एक नियम एफ को हम फलन कहेंगे जब ए के प्रत्येक अवयव, प्रत्येक वर्ड को याद रखना। प्रत्येक मतलब कोई छूटना नहीं चाहिए। बात समझ में आया कि नहीं? प्रत्येक वर्ड क्या है? मतलब कोई नहीं छूटेगा, सब के सब चुन चुन के मारा जाएगा। ठीक है, जौनपुर में। तो देख लिया क्या? ये देखा मिर्जापुर, देख भी अच्छा पिक्चर है। तो ये कालीन भैया यहाँ खुश होने वाले हैं। इधर देखो, यहाँ पे सारे से सारे जो एलिमेंट है वो सब के सब एलिमेंट क्या होने चाहिए? उस एसोसिएट होने चाहिए, यहाँ बचना नहीं चाहिए। ठीक है, सब एलिमेंट क्या हो रहे हैं? एसोसिएट हो रहे हैं। ये मैंने पहला डेफिनेशन बताया। अब इसी के आधार पर ये वाला तो अपना समझ में आ रहा है, ए बी सी। इसमें देखिए आप, ए है ना,
ई एफ जी एच जो भी हम लेते हैं, क्लियर है। ए बी सी और ई एफ मतलब इसको मैं फलन कहूंगा, बोलो हाँ, है ना? क्यों? क्योंकि इधर के सारे एलिमेंट उधर के अद्वितीय एलिमेंट के साथ अटैच है। क्लियर हो रहा है? ये फलन होगा ना? ठीक, तो एक प्रकार हो गया, एक प्रकार हुआ। ठीक, इसको मैं ऐसा करता हूं ना। अब देखो यहां पर ये ए है और बी है, ये ए है और बी है, ए बी सी है ना भाई, ई एफ और जी। ए एफ के साथ अटैच है, बी सी के साथ अटैच है, सी जी के साथ अटैच है। क्या यह फलन है? भाई और पाटिल साहब तो ठीक है ना? बायोलॉजी, आप पाटले सर हैं, बायोलॉजी के बेस्ट टीचरों में से गिने जाते हैं। अरे आओ, निश्चित रूप से पिछले बार 250 से अधिक बच्चों को पढ़ाए थे, बहुत सारे बच्चों को सिलेक्शन दिए, है ना? तो आपके जो मित्र यार जो बायोलॉजी में करना चाहें सर से संपर्क कर सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन टीचर है, दिल्ली आईएएस में पढ़ाते हैं, समझ में ना? दिल्ली आईएएस में इसीलिए पढ़ाता थे, ठीक, वहाँ के टीचर है, समय देना बहुत बड़ी बात है। नहीं नहीं, मैं सच्चाई है यार, खत्म बात। हमको भी गुजार हो गया दिल्ली में। क्या हो गया? यहाँ 50 को पढ़ा रहे, वहाँ 65 पढ़ाएंगे भाई, है ना? आ देंगे जो गणित में हम सबको पढ़ा सकते हैं, बस थोड़ा पढ़ना पड़ता है, बुजुर्ग हो गए ना, तो क्या है 40 पूरने वाला है, 40 के बाद दिमाग ना थोड़ा सा सुन्न होने लगता है। ठीक है, अभी आप लोग का दिमाग तेज होगा, आप करीब हो 10 हो। लेकिन अभी हम वो खत्म हो गया है, रिकॉल करना पड़ता है ना? तो भुलक्का टाइप की प्रवृत्ति होने लगता है। चलो, तो मैं कहाँ पे आया था? यहाँ पे आया। पर ध्यान देना, ए का अद्वितीय एलिमेंट एफ, बी का अद्वितीय एलिमेंट रिपीट हो सकता है, मैंने बताया था, सी का एक एलिमेंट हो, मतलब फंक्शन है। ये हो गया दूसरा प्रकार, बात समझ में नहीं? ये क्या हो गया? दूसरा प्रकार। क्लियर हो रहा है? सारे के सारे फंक्शन हैं, सब के सब क्या है? ये फंक्शन है। देखो फंक्शन डिफाइन हो रहा है, फंक्शन डिफाइन होने के लिए क्या चाहिए बताओ मुझे? फंक्शन डिफाइन होने के लिए आपको सिर्फ ये देखना है कि पहले वाला जो डब्बा है उसका सारा एलिमेंट का अद्वितीय एलिमेंट मिल रहा है कि नहीं, बस इतना ही चेक करना है। इसी के आधार पर 3-4 जो 1 1 ऑन 2 और वो आया है, उसके इसी के आधार पे आया है कि फंक्शन तो होगा बट उसका बिहेवियर किस टाइप का है। 1 1 है मतलब एक का एक के साथ एसोसिएट है, या एक और एक का दूसरे के साथ अटैच है, दो लोगों के मतलब दो एलिमेंट का एक के साथ यहाँ अटैच है। ये आपको अटैचमेंट के आधार पर, है ना, अटैचमेंट के आधार पर ये 1 1 ऑन 2 वाली बात यहाँ पे लागू हुई है। बात समझ में आया कि नहीं? अब ये देखो, ये तीसरा प्रकार, तीसरा प्रकार ध्यान दिख रहा है क्या वहां पे? देखो तो ज्यादा दिख रहा है। तीसरा जो प्रकार है ये है ए और ये क्या है? बी, और ये है एफ। इसको लिखते हैं ए बी सी डी ई, है ना? तो ए का डी के साथ, बी का सी के साथ और सी का ई के साथ है ना? ये भी है, ठीक। अब मैं लगभग आपको तीनों चीज बता दिया। क्या बता दिया? ये डायग्राम के माध्यम से मैंने 1 1 बता दिया, डायग्राम के माध्यम से मैंने ऑन 2 बता दिया, डायग्राम के माध्यम से मैंने इन 2 बता दिया। ठीक है, अब चलिए कहानी समझते हैं। 1 1, ये वाला जो पहला वाला एग्जाम्पल है वो क्या है? 1 1 का एग्जाम्पल है। 1 1 का मतलब ये होता है कि इधर के सारे एलिमेंट उधर के एक एक एलिमेंट के साथ क्या हो, है ना? मतलब कोई भी एक एलिमेंट दो को रिप्रेजेंट ना करे। क्लियर हो रहा है?
मतलब बी भी आपका इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए भी उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ऐसा नहीं होगा। इसका मतलब ये तय हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें f(x1) f(x2) के बराबर अगर है तो ये तय होता है कि x1 x2 को भी बराबर होना चाहिए। ये लाइन विपरीत परिस्थितियों में कह दिया गया है। क्या कह दिया, थोड़ा समझना ध्यान से ना, दिक्कत होने वाली है। आप ये कह रहे हो कि ये जो दो इमेज है इसी को कहेंगे ना भाई, ऐसा लिखते हैं f(x1) और इसको देखते हैं x2, f(x2) हम कह रहे हैं बराबर है। क्या कह रहे हैं, ये जो दो इमेज है वो आपस में बराबर होगा, तब कब होगा, जब x1 और x2 भी आपस में बराबर है ना। मतलब इसके हिसाब से a और b यदि बराबर हैं, मतलब समझ रहे हो, ए और बी एक ही अवयव है बोल रहा है, ठीक है, तो ये भी आपस में बराबर होंगे। f(x1) इक्वल टू f(x2) इक्वल टू x1 इक्वल टू x2। इसका मतलब ये सीधा सीधा घुमा फिरा के ये कह रहा है गणितीय भाषा में कि भैया पहला वाला एलिमेंट के लिए पहला ही एलिमेंट होना चाहिए, दो एलिमेंट डिस्टिंक्ट एलिमेंट नहीं होने चाहिए। x1 x2 क्या होंगे, बराबर। x1 x2 बराबर मतलब सब a ही होगा बोल रहा है ना, b ही होगा बोल रहा है, और उसके लिए एक ही इमेज मिलेगा। बराबर का मतलब क्या होगा, एक ही इमेज मिलना चाहिए, ठीक है, एक ही इमेज क्या होना चाहिए, इसमें मिलना चाहिए। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये जो 1-1 की जो कहानी है उसको थोड़ा सा समझ में तो आ गया होगा आप लोगों को। लिखिए परिभाषा इसका 1-1 का। x के प्रत्येक अवयव का x के प्रत्येक अवयव का केवल और केवल एक प्रतिबिंब, केवल और केवल एक प्रतिबिंब सह प्रांत में होना चाहिए, सह प्रांत में होना चाहिए, सह प्रांत में होना चाहिए, ठीक है। मतलब इसको थोड़ा सा समझना अच्छे से ना, दिक्कत होने वाली है आपको। 1-1 का मतलब क्या हुआ, 1-1 का मतलब ये हुआ कि इधर के सारे एलिमेंट का उधर के सारे एलिमेंट के साथ क्या होने चाहिए, 1-1 होना चाहिए। मतलब एक का एक के साथ ही कनेक्शन होना चाहिए, ठीक है। और ये प्रूफ करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, प्रूफ करने के लिए x1 और x2 जो है ना को हम बराबर मान लेंगे, या f(x1) और f(x2) को हम बराबर मान लेंगे, और यह बता दें कि x1 और x2 भी आपस में बराबर है। मतलब वो दोनों के दोनों एक ही पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक ही बिंदु को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये लाइन समझ में आ रही है नहीं। मैं कहता हूँ x1 x2 राम और श्याम बराबर है, मतलब वो अलग नहीं हो सकता। राम और श्याम बराबर है मतलब उसके राम की इमेज और श्याम की इमेज भी आपस में बराबर होंगे। इनडायरेक्ट ये कह रहे हैं कि राम का इमेज राम होगा, राम के लिए होगा, श्याम का इमेज श्याम के लिए होगा, यही तो कह रहा है ना इसमें, इसलिए तो 1-2 हुआ। मतलब इस कॉन्सेप्ट के आधार पर ये पूरा का पूरा 1-1 यहाँ पे शो हो गया। f(x1) यदि f(x2) के बराबर है तब क्या होगा, x1 इक्वल टू x2, मतलब ये दोनों आपस में बराबर होंगे तभी ये 1-1 रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखो इस वाले केस में b और c ना भाई, मतलब क्या हुआ, x1 और x2 डज नॉट इक्वल टू 0, इक्वल x1 x2 आपस में बराबर नहीं है ना। लेकिन आप देखो इसके इमेजेस आपस में बराबर है, ये भी e है, ये भी e है। इससे समझो थोड़ा। दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट ले रहे हैं, किसमें, x में, अलग अलग एलिमेंट, बराबर नहीं मतलब अलग अलग एलिमेंट है, और ये अलग अलग एलिमेंट किसको दे रहा है, ये एक ई की तरफ, ये भी ई की तरफ, मतलब दो बराबर एलिमेंट दे रहे हैं। x1 x2 बराबर नहीं है, लेकिन क्या हो रहा है कि उनके इमेजेस आपस में बराबर हो रहे हैं। इसमें क्या हो रहा है, x1 x2 आपस में बराबर है मतलब एक जैसा है, उसका इमेजेस भी एक जैसे आने चाहिए,
वो होता है 1 1, क्या होता है, और R2 में क्या होगा, x1 x2 डिस्टिंक्ट होगा, अलग होगा, लेकिन उसके इमेजेस आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। बात समझना क्लियर है? ये लाइन क्लियर हुआ कि वो तो नहीं समझ में आ रहा है ना? समझाओ जी, बात लगाता हूँ इस बार। चलो भाई, 1 1 मैं तीनों को एक साथ बता रहा हूँ, दिक्कत हो रही है। 1 1 फंक्शन, ठीक है। 1 1 फंक्शन में सीधा सीधा रूल आप समझना ना। 1 1 फंक्शन में अगर यहाँ पे 1 2 3 है और यहाँ पर ए बी सी है, तब 1 का ए के साथ, 2 का बी के साथ, 3 का सी के साथ एसोसिएट होगा। मतलब इधर के सारे एलिमेंट का एक एक एलिमेंट के साथ क्या हो, एसोसिएट हो, है ना भाई? इधर के इस एग्जाम्पल में बता दिया नीचे में कि 2 का हो सकता है एक के साथ भी एसोसिएट हो, जैसे मॉड ऑफ एक्स वाले में आप जानते हो नेगेटिव का भी वही आएगा, पॉजिटिव का भी वही आएगा, तो एक ही साथ दो का एक ही के साथ एसोसिएट हो सकता है। यहाँ पर हमको वो वाला नहीं चाहिए, ऐसा आया मतलब 1 1 नहीं होगा, नहीं होगा 1 1। लेकिन 1 2 3 यहाँ पे दिख रहा है, ए बी सी यहाँ पर दिख रहा है, इन सब का 1 के साथ ही कनेक्शन हो, तो इस प्रकार के जितने भी फलन होंगे वो क्या होंगे, 1 1 क्या फंक्शन होंगे, 1 1 फंक्शन। 1 1 फंक्शन में अब 1 1 फंक्शन है कि नहीं ये सिद्ध करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वो सिद्ध करने के लिए आपको दो इमेजेस को आपस में बराबर बताना पड़ेगा। मान लेते हैं कि दो इमेजेस, दो जो फलन है, मतलब इन दोनों के जो इमेजेस हैं दोनों के इमेजेस हैं ये आपस में बराबर है, तब हमको ये बता देना लाजमी होगा कि x1 और x2 भी आपस में बराबर है। ये जो एक लाइन जो लिखा है ना, वो सीधा सीधा एक रिस्ट्रिक्शन बता देता है कि भाई 1 का 1 के साथ ही एलिमेंट होगा। मैं कह रहा हूं कि x1 और x2 आपस में बराबर है, मतलब x1 x2 आपस में बराबर है, तो 1 2 के बराबर ये नहीं कह रहा हूं मैं, मतलब ये मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि 1 अपने आप में क्या बोलते हैं, इंडिविजुअल है, और उसमें x1 और x2 मैंने एक माना है कि भाई अगर मैं दो इमेजेस को आपस में बराबर कर रहा हूँ, दो उसके प्रतिबिंब को आपस में बराबर कर रहा हूँ, तब मुझे उसके एलिमेंट x1 और x2 कोडोमेन के दो डोमेन के एलिमेंट भी मुझे आपस में बराबर मिल रहे हैं। इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि वह x1 और x2 कोई दो ठो बिंदु नहीं है, याद रखिएगा। x1 और x2 दो अलग अलग पॉइंट नहीं है, x1 और x2 एक ही पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो है a 1। इस लाइन को मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, याद रखिए, इस लाइन का मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि किसी भी दिए गए फलन को आपको 1 1 बताना है, तो सिर्फ आपको यह बताना होगा कि उसके इमेजेस, उसके जो इमेज है, उसके इमेज दो डिस्टिंक्ट इमेज ले लेते हैं x1 x2, और लेने के बाद यदि हम बता दें कि डिस्टिंक्ट जो एलिमेंट x1 x2 लिए हम लोग, वो एक्चुअल में x1 x2 आपस में बराबर है, मतलब कुल मिलाकर वो सीधा सीधा एक ही एलिमेंट, पहले वाले एलिमेंट, यस ये प्रूव करना है। मतलब इस वाले डब्बे में आप दो एलिमेंट ले रहे हो, वो दो आप बताने के लिए ले रहे हो, बट एक्चुअल में निकल क्या है, वो दोनों एक ही एलिमेंट, मतलब वो केवल एक को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आया सबको, मतलब केवल एक ही एलिमेंट को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या हो गया, x1 x2 मैंने दो एलिमेंट दिखाने के लिए लिया, बट मैंने प्रूव किया कि भाई x1 x2 दो अलग अलग नहीं है, एक ही है, ठीक है ना? कि दो अलग अलग लेंगे तो फिर क्या होगा, फिर वो अभी से पहले वाला जो बताया वो कहानी बन जाएगा। अलग अलग का मतलब क्या हो, बराबर नहीं है, बराबर नहीं है तो मतलब क्या होगा, यहाँ पे दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट ले रहा हूँ 1 और 2, और हो सकता है ये 1 इसके साथ एसोसिएट हो, है ना?
यहाँ पे ये रूल तो फॉलो हो रहा है कि भाई f(x1) f(x2) के बराबर है, बट x1 x2 तो डिस्टिंक्ट एलिमेंट है ना, अलग अलग एलिमेंट है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं? ये अलग अलग एलिमेंट है, लेकिन इसको अगर शो कर देते हो कि ये बराबर है, मतलब वो एक ही अवयव को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक ही वन का वन को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये हुआ 1 1। क्लियर है? समझाने में सफल हुआ कि नहीं हुआ मैं? इधर पीछे अभी भी लगता है कोई लोग को डाउट है, हैं? डाउट है क्या? चेहरा तो बता रहा है आप। चलो समझाओ 1 1 क्या होता है। उदाहरण लेके बताओ, कौन सी समस्या है सर कि जो व्यक्ति जिसका हाइट बराबर है उसका परछाई भी बराबर ही होगा। राम और श्याम वाला नहीं, वो राम और श्याम अलग लोग नहीं है, वो एक ही राम है। श्याम का भक्त। चलो सौमित्र तुम बताओ यार क्या होता है, बोलो बोलो। जो फंक्शन मतलब ए में जो एलिमेंट है उसका जो इमेज है वो एक ही है, मतलब जो इमेज लेंगे उसके लिए एक ही एलिमेंट का दो इमेज लेंगे और उसको बताएंगे कि एक ही एलिमेंट का इमेज है, ऐसे क्या नहीं सब नहीं क्या तो ऐसे ही है। चलो मैं ना अब ना थोड़ा सा कुछ अलग टाइप का समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जब तक 1 1 नहीं समझा पाऊंगा मजा नहीं आएगा मेरे को। 1 1 एग्जाम्पल समझ में आ गया तो ऐसा एक एक केस होना चाहिए, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा है आपको लगता है मेरे को, है ना? बहुत लोग का चेहरा उड़ा हुआ है ना, इसलिए बोल रहा हूँ। ठीक है, देखो भाई एकदम सिंपल सी बात कर रहा हूँ मैं, है ना? सिंपल सी बात कर रहा हूँ कि मैं मान ले रहा हूँ, है ना, कि मान ले रहा हूँ कि x1 और x2 आपस में बराबर है। ठीक है, मान लिया मैंने x1 x2 आपस में बराबर है, मतलब ये दोनों पेन अब या तो ये होगा या तो ये होगा, डोमेन है ना, डोमेन के एलिमेंट को मैंने x1 और x2 दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट मान लिया। क्या मान लिया? डिस्टिंक्ट एलिमेंट मान लिया। उसके अकॉर्डिंग पहले हमने थोड़ा सा उल्टा बता रहा हूं मैं, ये जो होता है ना, ये क्या होता है बेटा? इमेज होता है। क्या होता है? ये इमेज है। अभी जो देखो ध्यान से, ये जो एलिमेंट लिया हूं मैं दो ठो, वो क्या है? इमेजेस लिया हूं, है ना भाई? तो fx1 और fx2 आपस में क्या हो रहा है? बराबर हो रहा है। मतलब एक्चुअल में ये दो एलिमेंट नहीं है, ये क्या है? एक ही एलिमेंट है। भाई यहां पे मैं जो भी लूंगा और मैं कह रहा हूं कि इमेजेस आपस में बराबर है, प्रतिबिंब आपस में बराबर है। प्रतिबिंब जब आपस में बराबर है मतलब वो दो ठो कैसे हो पाएगा? एक ही होगा ना, होगा ना एक ही। ये लाइन समझ में आए कि नहीं? अब ये एक ही होगा तो ये इसको और सेटिस्फाई कौन करेगा कि यदि उसके इमेजेस आपस में बराबर हैं तो निश्चित रूप से जो डोमेन में जो एलिमेंट होंगे वह भी आपस में क्या होने चाहिए? बराबर। मतलब सीधा सीधा आपको x1 और x2 को भी आपस में बराबर कर देंगे तो इस तरफ भी ये दो ही मिलेगा। ठीक है भाई? भाई दो डिफरेंट इमेज कैसे हो सकते हैं? मैंने बराबर मान लिया है, माना है ना, याद रखिएगा, माना है ना, माना, मानने को कुछ भी मान सकते गणित में। तो मैंने एक ही इमेज को दो अलग अलग मान लिया है और मैं ये मान के ये भी बता दिया कि भैया एक्चुअल में दो अलग अलग इमेज नहीं है, ये एक ही अवयव का एक ही इमेज है, लेकिन मानेंगे दो, ये माना है बताने के लिए कि मैं ये समझाने का प्रयास कर रहा हूं इस नियम के तहत कि भैया वो दो ठो अलग अलग अवयव नहीं है, वो एक ही अवयव का एक ही अवयव के साथ एसोसिएट हो रहा है, ये लाइन कह रहा है। ठीक है, तो मतलब हाँ सवाल बनाएंगे तो और समझ में आएगा। मतलब किसी भी दिए गए फलन को यदि आपको 1 1 बताना है तब उस फलन में x1 x2 दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट लेना और उसको बता देना कि वो डिस्टिंक्ट अलग अलग नहीं है, एक्चुअल में एक ही एलिमेंट है। तो उसके इमेजेस को आपस में बराबर करके ये शो कर देना कि भैया ये दोनों अलग अलग एलिमेंट नहीं है, ये एक ही एलिमेंट है। अगर यह शो कर पाते हैं तो 1 1 यहां पे प्रूफ हो जाता है। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं, चलो समझ आता है। लिखो fx इक्वल टू 2x, fx इक्वल टू 2x, ये
डिफाइंड है एफ सच दैट n टेंस टू n में, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में, ठीक है, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में क्या है, डिफाइंड है। समझ में आया कि नहीं आया? तो इसको बताना है कि 1 1 है कि नहीं। तो ये बताने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मान लेते हैं दो एलिमेंट x1 और x2 है, कहां के सदस्य हैं, डोमेन के। किसके सदस्य हैं, लेट x1 एंड x2 बिलोंगिंग टू a या n, यहाँ पे n होगा ना, n यहाँ पे लिख लेना डोमेन के से ना, nd लिख रहा हूं मतलब डोमेन की बात हो रही है, पहला वाला डोमेन बताता है। तो x1 x2 दो अलग अलग एलिमेंट हैं, तो ये इसके हिसाब से जो fx दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, 2x दिया हुआ है। इसका मतलब क्या होगा, fx1 इज इक्वल टू क्या है, 2x1 एंड fx2 क्या होगा, 2x2। अब ये तो मैंने यहां तक तरीका बताया, अब इस लाइन पे आते हैं। किस लाइन पे आते हैं, इस लाइन पे आते हैं। इस लाइन में मैं क्या कहा कि भाई fx1 बराबर fx2 मान लेता हूं ये दो इमेज आपस में बराबर हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, 2x1 बराबर 2x2, 2 आपस में कैंसिल होके x1 किसके बराबर हो गया, x2 का। मतलब एक्चुअल में दो डिफरेंट एलिमेंट नहीं है, वो 1 का 1 के साथ एलिमेंट दे रहा है। इसका मतलब ये जो फलन होगा वह क्या होगा, 1 1 होगा। क्या होगा, 1 1 होगा। ठीक है, यहां देखो भाई, इधर देखना ना, अब डायग्राम के माध्यम से देख लो इसको, क्यों होगा 1 1, देखो यहाँ n लेंगे, यहाँ n लेंगे, n मतलब समझ रहे हैं, 1 लेंगे, क्या लेंगे, 1 लेंगे, तो इधर क्या मिलेगा, जल्दी बोलो, उस नियम के तहत क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। 2 लेंगे तो क्या मिलेगा, 3 लेंगे तो क्या मिलेगा, और उसके बाद 4 लेंगे तो क्या मिलेगा, 8। आप देखो ना 1 का इसके साथ, बात समझ में आ रही नहीं, एक एलिमेंट का एक एलिमेंट साथ एसोसिएट दिख रहा है इसमें। इसके बनाने के दो तरीके बता दिया मैंने कि 1 1 प्रूफ करने के दो तरीके, एक तो सीधा डायग्राम में भाग जाओ, किसमें भाग जाओ, ये डायग्राम बनाओ दो डब्बा और देखो कनेक्शन उसका, है ना। ये तो मैंने आपको बताया कि भाई 1 1 आपको कैसे बताना है कि कैसे कैसे होता है 1 1। 1 1 बताने के लिए कुछ नहीं है, x1 x2 दो एलिमेंट लेना, fx1 fx2 को बराबर करना, और बराबर करने के बाद उसके फंक्शन को बराबर करने के बाद आप देखो कि x1 x2 आपस में बराबर है, मतलब वो 1 1 है, नहीं है मतलब 1 1 नहीं है, बस इतना ही है। वो तो बताने प्रूफ करने के लिए। अगर डायग्राम के माध्यम से आप 1 1 और 2 देखना चाहते हैं तो थोड़ा ध्यान से देखना। डायग्राम के माध्यम से आप देखो 1 है, ये 2 है, 2 लेने पे 4 मिल रहा है, 3 लेने पर 6 मिल रहा है, 1 करोड़ लेने पे 2 करोड़ मिलेगा। बात समझ में आ रही नहीं, ये फंक्शन क्या कर देना, यहाँ पे आप कुछ भी ले रहे हो, कुछ भी मतलब नेचुरल नंबर के कोई भी एलिमेंट ले रहे हो, लेकिन इधर रिजल्ट आपको दे रहा है क्या, दुगना दे रहा है। क्या दे रहा है, दुगना तो दे रहा है, लेकिन साथ साथ मैं जो अभी पॉइंट समझाने चाह रहा हूं वो आप देखो ध्यान से कि हर एक एलिमेंट का एक ही इमेज दिख रहा है इसमें। वही तो मैं बार बार चिल्ला रहा हूं, हर एक एलिमेंट का एक ही इमेज। ये f1 x2 आपस में बराबर है, इसका मतलब इमेज तो एक ही है ना, x1 x2 आपस में बराबर मतलब एलिमेंट तो एक ही है ना, वही समझाने का प्रयास कर। तो आप देखो इस डायग्राम में अगर कहीं पर भी ग्राफ में ऐसा आपको दिखाई दे कि 1 to 1 रिलेशन बन रहा है, मतलब सीधा सीधा 1 1 बोल देना उसको। इस 2x को मैं इस मेथड से आप समझ में आ गया। अब इस मेथड बता दूं क्या, इसको ये लिख लिया हो। अब इसको मैं दूसरे मेथड से 1 1 बताना प्रयास करूंगा, तो वह कौन सा मेथड, दूसरा मेथड यह है कि मैं उसका क्या करता हूं, एलिमेंट रख के देखता हूं। क्या है देखो, तो f such that n tends to n, ये देखना, ये इंपॉर्टेंट रहता है। नेचुरल नंबर मतलब आप ये देखो कि ये इस डब्बे में भी नेचुरल नंबर है, इस डब्बे में भी क्या है, नेचुरल नंबर है ना। 2 3 4 डॉट 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 1 2 3 4 5, ये 5, ये 6, ये 6, ये नियम हो गया 2x, ये नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर। ऐसा तो बना लोगे ना आप लोग। अच्छा, अब आप वैल्यू पुट करते जाना। जैसे मैं 1 रखूंगा तो क्या मिलेगा, 2 रखूंगा तो क्या मिलेगा, 4, 3 रखूंगा तो क्या मिलेगा, 6। ऐसी 4 के लिए, 5 के लिए, 6, इधर के लिए सब इंगेज होंगे ना, इधर के सारे इंगेज हो सकते हैं, हाँ या ना, सब के सब इंगेज होंगे।
मतलब फंक्शन का डेफिनेशन फुलफिल हुआ, हाँ या ना? ठीक। अब फंक्शन का डेफिनेशन फुलफिल हुआ है, लेकिन हर एक एलिमेंट का इंडिविजुअल एक एक एलिमेंट के साथ क्या हो रहा है, यहाँ पे एसोसिएट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मतलब सीधा सीधा बोलना कि ये 1 1 है, ठीक, लेकिन ऑन2 नहीं है, ठीक है, ऑन2 नहीं है। क्यों ऑन2 नहीं है, ध्यान से देखना। अब देखो इसमें सबका है, लेकिन ये 3 छूट गया ना, ये 5 छूट गया ना, तो 3 और 5 का क्या होगा फिर? तो ऑन2 की परिभाषा ये बताऊंगा तब आपको समझ में आएगा। लेकिन अभी 1 1 समझ में आ गया आपको? ये फंक्शन 1 1 क्यों हुआ ये समझ में आया कि नहीं? मैं समझाने में सफल हुआ कि नहीं? ठीक है, 1 1 समझ में आ गया ना? तो 1 1 आपको इस एग्जांपल के माध्यम से समझ में आ गया। मान लो fx1 fx2 वाला आपको थोड़ा क्लिक नहीं कर पा रहा हो, तो ये भी एक ऑप्शन है कि एलिमेंट को रखो और देखो 1 का 1 के साथ एसोसिएट होता है कहीं, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाली बात आ जाता तो थोड़ा समस्या हो जाता आपको, है ना? एक्स स्क्वायर वाला जैसी बात आता तो क्या करते हैं आप, और रियल नंबर हो जाता है, ये क्या होता, रियल नंबर होता, तो 1 लेने पर 1, माइनस लेने पर 1। अब देखो भाई यहीं पे मामला क्या हो रहा है, गड़बड़ हो रहा है। ये 1 1 होगा क्या? मतलब ये निष्कर्ष निकला, क्वेश्चन देखते साथ ही आप समझ में आएगा। एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर 1 इन R2R ना, याद रखना, इस सब R2R की बात कर रहा हूं मैं। R2R में ये वैल्यू जो है ना 1 1 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप देखो कि x की वैल्यू निगेटिव रखोगे और पॉजिटिव रखो, दोनों के लिए एक ही मान दे रहा है, जो 1 1 के खिलाफ है। समझ में आ रहा है ना? एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स की बात करें, इसमें भी आप देखो x की वैल्यू निगेटिव लोगे तो भी 1 देगा, पॉजिटिव लोगे तो भी 1 देगा। इसका मतलब क्या हुआ, 2 का 1 के साथ एसोसिएट नहीं होना चाहिए, तो 1 1 का खिलाफत है ये भी 1 1 नहीं होगा। तो 1 1 क्यों नहीं होगा, आपको केवल उसको देखने से समझ में आ जाएगा, फंक्शन को देखने से समझ में आ जाएगा कि भाई 1 का 1 के साथ हो रहा है रिलेशन। अगर नहीं हो रहा है मतलब 1 1 नहीं है मतलब 1 1 है। तो ये 1 1 समझाने में सफल हुआ मैं? किसी कोई डाउट नहीं? ठीक, अब लिखिए ऑन2, अगला लिखेंगे ऑन2। लिखिए ए फंक्शन एफ एक्स, ए फलन एफ एक्स ऑन2 फंक्शन कहलाता है यदि y के प्रत्येक अवयव, y मतलब समझ में आ रहा है, को डोमेन लिखना है ब्रैकेट में, y के ब्रैकेट में लिखना है को डोमेन, है ना? y के प्रत्येक अवयव का प्री इमेज समझ रहे हो, है ना? प्री इमेज को क्या बोलेंगे, प्रति प्रतिबिंब, ठीक है। प्रति प्रतिबिंब किसमें हो, डोमेन में हो। डोमेन, प्रति प्रतिबिंब या प्री इमेज लिख लेना हिंदी में, इंग्लिश में प्री इमेज। हाँ, सारे के सारे एलिमेंट, या दूसरे शब्दों में ये कहें कि रेंज ही कोडोमेन हो। क्या बोला मैं? रेंज ही क्या हो, कोडोमेन हो। ऐसा भी लिख लेना नीचे में, है ना? एक डेफिनेशन और यहाँ पे निकल के आता है कि किसी दिए गए फलन को हम ऑन2 है ये बताने के लिए सिर्फ हम ये बता दें कि इसका कोडोमेन और रेंज आपस में बराबर है। नहीं आ समझ में? कोडोमेन और रेंज आपस में बराबर है, केवल सिर्फ और सिर्फ यही बता दें तो हम कहेंगे कि आच्छादत है। समझ में आया कि नहीं? तो ये तय हुआ कि 1 1 बताने के लिए पहले वाले डब्बे का दूसरे वाले डब्बे के साथ 1 to 1 कनेक्शन होना चाहिए।
ऑन2 बताने के लिए पहले वाले डब्बे को हमको ध्यान नहीं देना है, हमको ध्यान देना है दूसरे रेंज वाले डब्बे पर। दूसरे वाले डब्बे में यह तय कर लेना है आपको कि दूसरे डब्बे में कोई भी अवयव खाली ना बचे, कोई भी अवयव खाली ना बचे, मतलब समझ में आ रहा ना, सबका क्या होना चाहिए, इधर जोड़ी बनना चाहिए, है ना। कोई वहां पर क्या नहीं होना चाहिए, अकेला मंजीरा ना बजाए, ठीक है। इसका मतलब कहना क्या चाह रहा है, कवि के कहने का तात्पर्य क्या है, मैं ऑन2 की बात करता हूं, मिटा दो इसको। कवि के कहने का तात्या पारा यह है, कतिया पारा है ना यहाँ पास में, है ना भाई। ऑन2 की बात कर रहे हैं तो ऑन2 में एक लाइन आप याद रखिएगा शॉर्टकट में कि उसका रेंज जो होना चाहिए ना वो बराबर होना चाहिए, कोडोमेन के बराबर होना चाहिए। केवल ये बात आप बता दो, मतलब क्या होगा कि यदि ये आर है, यदि ये आर है, आर में जितने भी एलिमेंट है इन सभी एलिमेंट का इसमें क्या दिखना चाहिए, प्री इमेज वहां पे होना चाहिए। एक भी छूटा तो रक्षा चक्र टूटा, मतलब वो ऑन2 नहीं होगा। वास्तव में नहीं आ रहा है। 1-1 होने के लिए क्या होना चाहिए, सारे के सारे एलिमेंट का 1 के साथ कनेक्शन होना चाहिए, ये देखना है इमेजेस में। ऑन2 होने के लिए आप रेंज को देखना, उसके रेंज और कोडोमेन, कोडोमेन समझ में आ रहा है ना। इस आर को हम कोडोमेन कहते हैं, सीधा पूरा का पूरा ये कोडोमेन है, और ये पूरा का पूरा क्या है, डोमेन है। और उसी कोडोमेन से हम लोग क्या निकालते थे, रेंज निकालते थे। मतलब आप देखते हो कि रेंज जो होता था सबसेट होता था कोडोमेन का, याद है, बराबर भी हो सकता है ना, सबसेट होता था बराबर होता, मतलब या तो बराबर या तो उससे कम, ठीक है। अब यहां पे ध्यान देना, आर अगर बराबर हो जाए, आर रेंज यदि बराबर हो जाए, मतलब कोडोमेन ही रेंज हो जाए और रेंज ही कोडोमेन हो जाए, उस परिस्थिति में हम कहेंगे कि दिया गया फलन क्या होगा, ऑन2। दिया गया फलन क्या होगा, ऑन2, ठीक है। जैसे अभी बच्चे होनहार, मैं अभी 2x का एग्जांपल लिया था, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 किस में था, ये n में था। अब देखो 1 का आप 2 मिल रहा है, 2 का आप 4 मिल रहा है, 3 का 6 मिलेगा, है ना। मतलब आप देखो कि इसके जो रेंज हो रहे हैं वो रेंज क्या आ रहा है, देखो तो 2 4 6 डॉट डॉट डॉट, है ना भाई। ये सबसेट है किसका, n का। n मतलब एक कोडोमेन है ना, बराबर है क्या, अगर ये बराबर रहता तब मैं इसको कहता आच्छादक, बराबर है क्या, सबसेट है ना। ये छूट गया ना, ये मजीरा बजा रहा है ना, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है ऑन2 नहीं है। ऑन2 होने के लिए इधर के सारे एलिमेंट का इमेजेस होने चाहिए, कुछ भी नहीं छूटना चाहिए, सब के सब इसके साथ क्या हो, एसोसिएट हो, उसका प्री इमेज। इसको 2 का 3 हम कहते हैं इमेज, और 3 का प्री इमेज हम बोलेंगे 2, है ना। वो जो वर्डिंग लिखे ना, प्री इमेज, प्रतिबिंब, उसको समझना। 2 का प्रतिबिंब यहाँ पे 4 है, देखो भाई ध्यान से बोर्ड की तरफ देखो, 2 का प्रतिबिंब क्या है, 4 है, और 4 का प्रतिबिंब क्या है, 2। तो मैंने लिखाया है क्या कि किसी दिए गए फलन में डोमेन और कोडोमेन होता है, तब कोडोमेन के सारे अवयव, प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब डोमेन में होना चाहिए। अगर ऐसा है तब ऑन2, और नहीं है तो ऑन2 नहीं। तो सिर्फ आपको इसके रेंज, अभी बहुत सारा रेंज निकाले हो आप, देखो ध्यान से निकालो रेंज, बहुत सारा रेंज निकाले हो आप। अब वो देखना, जो भी फंक्शन आता है उसमें एक दिया रहता है, याद रखना, डोमेन और कोडोमेन तो दिया रहेगा। एफ सच दैट यहां से यहां परिभाषित है, एन से एन में परिभाषित है, तो ये तो आपको दे दिया रहता है कोडोमेन। कोडोमेन में अब देखना उसकी वैल्यू कहां, रेंज कहां तक जा रहा है। रेंज यदि कम जा रहा है मतलब आच्छादित नहीं होगा, रेंज R2R आ रहा है मतलब आच्छादित नहीं होगा, होगा, ठीक है ना भाई। अब देखो, अभी इससे पहले मैं बोला था ना, आप क्वेश्चन बता के रखना, वो वाला क्वेश्चन जो बताना मुझे। अब जैसे मान लो एक्स स्क्वायर है, क्या है ये, कहां से कहां परिभाषित है, आर से आर में, आर से आर में परिभाषित, मान लो आर से आर में परिभाषित है।
तो इधर भी रियल नंबर, इधर भी रियल नंबर, लेकिन एक्स स्क्वायर का जब इमेजेस निकालना चालू करोगे तो क्या होगा, इधर वाले डब्बे में आर इमेज के रेंज के बराबर आएगा क्या? उसका रेंज क्या आ रहा है? आर प्लस आ रहा है, लेकिन कोडोमेन क्या है? आर है। मतलब ये हुआ ना भाई कि आर प्लस इज सबसेट ऑफ आर। मतलब अगर आर बराबर होता आर का, मतलब पूरा का पूरा मुझे वही मिलता, तो उस कंडीशन में मैं कहता वह क्या है? ऑन टू है। लेकिन इस परिस्थिति में मैं आर प्लस जब सबसेट होता है ना, उस कंडीशन में हम कहेंगे कि वह आच्छादक नहीं है। तो आच्छादक होने के लिए क्या चाहिए? रेंज और कोडोमेन एक जैसा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, सबसेट नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? सबसेट नहीं होना चाहिए, उसके बराबर होना चाहिए। ये लाइन समझ में आया? जैसे मैं कहूं आर से आर में परिभाषित है एक फलन और y बराबर x या fx बराबर x। ध्यान देना, मैं कह रहा हूं कि fx यदि x के बराबर है और जो फलन है वो r से r में क्या है? परिभाषित है। अब देखो ध्यान से, जो यहां डालोगे वही मिलेगा। मतलब इसका सीधा सीधा कहता हूं, डोमेन और रेंज आपस में क्या है? कोडोमेन और रेंज आपस में बराबर है। हाँ, हो रहा है ना, हो रहा है कि कोडोमेन और रेंज भी आपस में क्या आ रहे हैं? बराबर आ रहे हैं। और यही तो कंडीशन है आच्छादक होने का। आच्छादक होने का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना समझिएगा कि y के एक भी अवयव खाली नहीं होना चाहिए, सब के सब का प्री इमेज, सब के सब का जोड़ी वहां पे होना चाहिए। बात समझ में आया कि नहीं? जोड़ी बनाने वाला कार्यक्रम चलता है इसमें इतना याद रखना। हाँ, सामूहिक चलता है यहाँ पर, जोड़ी बनाने वाला कार्यक्रम। क्लियर हो रहा है? तीसरे बोलते हैं हम लोग ऑन टू। क्या बोलते हैं? अब मतलब अब ये देखना है, 1-1 बताने के लिए जो भी एलिमेंट का एक ग्राफ बना है, 1-to-1 रिलेशन दिख रहा है, मतलब वो ऑन टू है, 1-1 है, सॉरी। और यदि रेंज के, मतलब इधर आप कोडोमेन में आते हैं, उसका रेंज निकालते बनता है तो रेंज निकाल लीजिए, या उसी ग्राफ पे पहले वाले 1-1 में जब ग्राफ बनाओगे तो भी वहां से समझ में आ जाता है कि क्या हो रहा है। जैसे इससे पहले ये देखो ना, समझ में आ गया था मेरे को उस समय, मैं बताने भी आता ये 1-2 होता है, लेकिन मैं रुक गया था। ये देखो ना, यहाँ से आपको समझ में आ रहा है कि 1-1 दिख रहा है, लेकिन ये ऑन-टू नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब भी कोई भी चीज खाली दिखा, याद रखना, कोई भी एलिमेंट खाली दिखा मतलब समझ जाना गड़बड़ है मामला। क्लियर हो रहा है? कोई भी चीज यहाँ खाली दिखा, इसका मतलब वो ऑन-टू नहीं होने वाला है। क्या होने वाला है? इनटू होने वाला है। नहीं आया समझ में? अब इसके साथ में इनटू ही बता दिया आपको, 1-1 बताया, ऑन-टू बताया, जोड़ी मिला वाला कार्यक्रम ऑन टू, एक आग जने कुछ बच गया, लड़गुराम फेचकुराम, तब वो इनटू। हाँ, क्या बोल, टाइम हो गया क्या? कितना बज गया? नहीं, 10 नहीं बज बस थोड़ा सा रुक। मैंने अभी 1-1 बता दिया, बोलो हाँ। समझ में आ गया? ऑन-टू बता दिया, बोलो हाँ। ऑन-टू में जोड़ी बनाए कार्यक्रम, और इनटू में जोड़ी में एक ठोकरा बच जाएगा, लड़गुराम। अब ये क्या कुछ भी बच जाए, मतलब ये क्या है? इनटू फलन है ये, 1-1 है और इनटू है, 1-1 है और इनटू है, 1-1 है और इनटू है। क्लियर हो रहा है? तो 1-1 हो गया, समझ में आ गया होगा? नहीं आया क्या आपको? इनटू समझ में आ गया होगा, आच्छादक समझ में आ गया होगा। अब आपको कोई भी दिए गए फलन में ये चेक करना है कि 1-to-1 है क्या? हाँ, तो 1-1। आच्छादक ये सारे एलिमेंट उसमें रेंज के बराबर है क्या? रेंज कोडोमेन बराबर है क्या? हाँ, मतलब आच्छादक नहीं है तो इनटू अंतरक्षेपी, उसमें यस नो बस देखना है आपको। आच्छादक एक बार देख लो, आच्छादक है तो आच्छादक है, और नहीं है मतलब वो सीधा सीधा अंतर इनटू है। तो मैंने 3 चीज अभी आपको समझाया 1 घंटे में कि 1-1 क्या होता है, ऑन-टू क्या होता है। मतलब तसल्ली मिलना चाहिए ना कि मैं समझा दिया आप। अब आपको क्या है, अब कभी भी किसी को पढ़ाना हो या पढ़ना हो तो आपको एक दिमाग में सेट रहेगा, क्वेश्चन तो बनते रहेंगे अब आपसे, ठीक है? क्वेश्चन बनते रहेंगे। तो कल का इधर आओ मनीष, कल क्या है टाइमिंग इनका बताओ तो। एक्चुअली मुझे कल एक मित्र आ रहे हैं बाहर से, फॉरेन से, उनको मुझे उनके साथ रहना है दिन भर, तो 3 बजे तो मैं क्लास नहीं ले पाऊंगा। तो 3 के पहले बताओ किस समय क्लास ले सकता हूँ? ये खाली कब है? 11 और 11:30 और 3 के बीच में किस समय क्लास ले सकता हूँ? इतने लोग बैठ पाएंगे? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, वो नहीं वो भी चलता रहे। मैं कह रहा हूँ आपकी क्लासेस का टाइमिंग क्या है?
सर आपको 8 से 10 दिन उससे यहाँ 11 बजे से लेकर 2:30 बजे तक शिक्षा है टोटल? हाँ सर मैं अटेंड करती हूँ। ओके, सुबह आते बनेगा 6 बजे, फिर उनका डबल हो जाएगा। एक आप इसको एडजस्ट करके अरे तो थोड़ा एक मिनट, एक काम करते हैं कितना समय खाली होता है? 2:30 बजे? 2 बजे खाली करवा सकता है? ठीक है ना, तो 2 बजे कर लेते हैं, ठीक है, 2 बजे कर लेते हैं। 2 से मैं 3 साढ़े 3 तक पढ़ा दूंगा, ठीक है, 2 से साढ़े 3 तक मैं ले लूंगा। अरे मैं क्या बता रहा हूँ, सुबह नहीं हो पाएगा ना, अब उनको वो भी पढ़ना है 2-3 लोगों को, तो सुबह से आए वो 3 बजे थोड़ी आएंगे घर। ठीक है, और दूसरा ये है कि होली दिवाली सब आ रहा है, तो जो मित्र जो है जिसको लग रहा है कि मंजीरा ठीक बज रहा है यहाँ पे, तो भाई साहब को ढीला करो थोड़ा सा, है ना। पटाखा खरीदेंगे अभी, पटाखा दुकान लग रहा है, कहाँ पे, कहाँ लग रहा है पटाखा दुकान? ठीक है, तो पटाखा फोड़ना है ना, बंद कर दो। तो कल का टाइमिंग जो है एग्जैक्ट 2 बजे, ठीक है।